नमस्कार, मैं डॉक्टर लोकेश शर्मा, अधिवक्ता जिला एवं सत्र न्यायालय बुलंदशहर पुनः उपस्थित हूँ एक नवीन ज्ञानवर्धक विषय के साथ में। कल जो हमने आपसे चर्चा की थी, कल बहुत महत्वपूर्ण चर्चा थी, संभवतः आपको अच्छी लगी होगी। आज उससे भी कहीं अधिक बेहतर और बड़ी विचारणीय विषय है जिस पे आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा ऐसी सार्वभौमिक है कि जो भी मेरे प्रशिक्षु अधिवक्ता, मेरे विद्वान अधिवक्ता बंधु, मेरे समाज के और अन्य संभ्रांत लोग, नागरिक जो भी इस तरह की समस्याओं से अपने को फेस कर रहे हैं माननीय न्यायालय में, उनको बहुत अच्छी लगेगी। तो मेरा उन समस्त दर्शक बंधुओं से मेरा विनम्र अनुग्रह है कि जो वीडियो को देख रहे हैं वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसी के साथ मैं विषय पे आता हूं। विषय है सेक्शन 438 सीआरपीसी। मीन्स 438 सीआरपीसी को यदि हम लोग डिफाइन करें तो विषय है अग्रिम जमानत। अग्रिम जमानत कभी कभी कंफ्यूज कुछ मेरे अधिवक्ता बंधु, मेरे प्रशिक्षु अधिवक्ता बंधु या मेरे अन्य जो भी केस से संबंधित व्यक्ति हैं, वो दो प्रक्रियाएं हैं, उनमें बड़ा संशयात्मक स्थिति है और विषय बहुत मिला हुआ है। विषय क्या है कि एक तरफ हम अग्रिम जमानत कह देते हैं और एक तरफ हम अंतरिम जमानत कह देते हैं। तो विषय क्या है कि अंतरिम जमानत और अग्रिम जमानत में दोनों में अंतर क्या है। तो कभी कभी मेरे विद्वान जन भी इसको डिफाइन नहीं कर पाते हैं। तो अंतरिम जमानत जहां तक बातचीत आती है तो उसको अंग्रेजी में कहते हैं इंटरिम बेल, और जहां अग्रिम जमानत की बात आती है वहां आती है एंटीसेपेटरी बेल। तो एंटीसेपेटरी और इंटरिम मीन्स वाद विचारण काल में जहां कहीं चल रहा है वाद विचारण, तो उसमें अग्रिम जमानत लेने का विधान है किसी भी मजिस्ट्रेट महोदय के यहां से, और जिसमें कोई भी वाद विचारण नहीं, केवल एक एप्लीकेशन के माध्यम से मुकदमा दर्ज होने की हमको ये आशंका है कि मेरे विरुद्ध मुकदमा दर्ज हो गया है। उस कंडीशन पे मुझे, उस आशंका की स्थिति पे ही मुझे लगता है कि पुलिस मुझे कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। उस स्थिति में हम जनपद के न्यायाधीश महोदय के यहाँ पर सेक्शन 438 सीआरपीसी में एंटीसेपेटरी बेल फाइल करते हैं, जहां से वो उसी न्यायालय में उसकी सुनवाई होती है जहां से हमें एंटीसेपेटरी बेल मिलने का पहला पायदान शुरू होता है। इसी विषय पे हम लोग आज मैं डिफाइन करूंगा। इसमें एक विषय है जो बहुत गूढ़ विषय है। गूढ़ विषय यह है, यदि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ जो एक्यूज्ड बनाया गया है, उस एक्यूज्ड पर्सन के विरुद्ध में किसी भी थाना हाजा से माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में 82 सीआरपीसी की कार्रवाई यदि सुचारू रूप से अमल में लाई गई हो, आ गई हो, तो उस कंडीशन में प्रश्न उठता है सेक्शन 438 सीआरपीसी फाइल हो सकती है बेल के रूप में या नहीं। क्वेश्चन मेरा आप समझ गए होंगे, जो मैंने आपको बताने के लिए उद्बोधित किया है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ, जिस एक्यूज्ड के विरुद्ध 82 फर्स्ट की कार्रवाई, फरारी की उद्घोषणा माननीय न्यायालय द्वारा जारी हो गई हो, तो क्या वो व्यक्ति भी एंटीसेपेटरी बेल का हकदार है। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित अनेक विधान हैं ऐसे, जिसमें से कुछ को मैं आपके समक्ष आपको बताना चाहूंगा। एक है श्रीकांत उपाध्याय एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर्स, जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 2024 में यह विधान पारित हुआ। तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनेक कई विधानों का, कई पूर्व प्रतिपादित कई विधानों का हवाला देते हुए जो श्रीकांत उपाध्याय हैं, जिनके खिलाफ सेक्शन 482 सीआरपीसी माननीय न्यायालय द्वारा जारी हो गई, उनका एफआईआर का नंबर 79/2020, थाना गोविंदगंज पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट चंपारण, स्टेट बिहार, अंडर सेक्शन 341, 323, 354, 379, 504, 506 ईटीसी, काफी सारी ऐसी सेक्शंस उनके खिलाफ थे। उन्होंने सरेंडर नहीं किया और विदाउट सरेंडर ही
जब फरारी की अधिसूचना जारी हो गई तब उन्होंने सेक्शन 82 वो सेक्शन 438 सीआरपीसी का अनुपालन करते हुए बेल मूव किया। तो 438 का जो बेल मूव हुआ, तो उस बेल मूविंग की स्थिति में उनकी बेल डिसमिस हो गई। हाई कोर्ट गए, वहां से डिसमिस हो गया, और लास्ट मोमेंट पे वो जब सर्वोच्च न्यायालय गए तो सर्वोच्च न्यायालय में उन्होंने रिट योजित किया, श्रीकांत उपाध्याय एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर्स। तो सर्वोच्च न्यायालय ने अनेक हाई कोर्ट्स के विधानों को उल्लिखित करते हुए उनकी रिट याचिका को डिसमिस कर दिया, और उन्होंने कहा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 2 जजों की खंडपीठ ने, जिसमें सीटी रवि कुमार जस्टिस महोदय ने उल्लिखित किया, उन्होंने लिखा कि जिस व्यक्ति के खिलाफ, जिस अभियुक्त के खिलाफ सेक्शन 482 फर्स्ट सीआरपीसी की कार्रवाई हो चुकी हो लोअर कोर्ट द्वारा, वो 438 सीआरपीसी का लाभ नहीं ले सकता, उसको सरेंडर ही करना होगा, रेगुलर बेल सेक्शन 437 में ही लेना होगा, अन्यथा उसको 438 में कोई भी लाभ मिलने वाला नहीं है। इसी क्रम में ऐसी और भी कई रूलिंग्स उन्होंने जो हवाला दिया उसमें, तो मैं आपको आपके नवीन ज्ञानवर्धन के लिए करबद्धता के साथ, आपसे विनम्रता के साथ आपसे गुजारिश करता हूं कि आप उनको भी नोट कर लें, उन रूलिंग्स को, और कोई इस तरह का यदि मामला आता है तो निश्चित रूप से आपकी जय और विजय होगी, मेरा ऐसा मानना है। तो मैं कुछ रूलिंग्स आपको और नाम बताए दे रहा हूं, आप उन्हें भी नोट कर लीजिए। ये भी महत्वपूर्ण रूलिंग है, वो भी अपनी अपनी जगह बहुत महत्वपूर्ण रूलिंग है, और इन सारी रूलिंगों का एक समावेशन करके निश्चित रूप से आप अपने रिकॉर्ड में रख सकते हैं, और आप कोर्ट में फेस कर सकते हैं तथस्थता के साथ, और बहुत गंभीरता और धैर्य के साथ आप कोर्ट में कोर्ट कर सकते हैं। तो रूलिंग्स हैं, मैं उनका आपको और परिचय आपको रूबरू करा रहा हूं, नोट कर लीजिए। एक है प्रेम शंकर प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर्स। अभी तो हमने श्रीकांत उपाध्याय एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर्स जो मेन रूलिंग है, लेकिन इसी रूलिंग में जो और हवाला दिया है उसमें प्रेम शंकर प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर्स, मध्य प्रदेश स्टेट वर्सेस प्रदीप शर्मा, लविस वर्सेस स्टेट एनसीटी ऑफ दिल्ली। ये 3 रूलिंग्स मैंने जो आपको बताई, इसमें भी सेम कंडीशन, सेम प्रक्रिया यही है कि जो भगोड़ा जिसको फरार घोषित हो गया हो, 82 की कार्रवाई हो गई हो, वो व्यक्ति 438 का अधिकारी नहीं है, उसे 438 सीआरपीसी का कोई लाभ नहीं मिल पाएगा, उसकी बेल फाइल या नहीं सुनी जाएगी, बेल फाइल करने का उसे कोई राइट नहीं है। इसी क्रम में मैं अंतिम एक रूलिंग और बताना चाहता हूं आपको। अगली रूलिंग है एक HDFC बैंक लिमिटेड वर्सेस JJ मन्नन एंड अदर्स। ये बहुत महत्वपूर्ण रूलिंग है। HDFC बैंक वर्सेस JJ मन्नन एंड अदर्स माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित है। इस रूलिंग को भी आप लीजिए, उसका पूरा अध्ययन कीजिए। जो मैंने अभी श्रीकांत उपाध्याय
एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस एंड अदर्स बताया है आपको। ये 33 पेज की है, 33 पेज है इसमें। इसकी रूलिंग का निकालिए, जो भी रूलिंग्स मैंने बताई हैं, और बाकी छोटी छोटी हैं। एक HDFC बैंक लिमिटेड वर्सेस JJ मन्नन एंड अदर्स, ये भी थोड़ी बड़ी रूलिंग है, तो इनका अध्ययन कीजिए। निश्चित रूप से अपने मन और मस्तिष्क को सार्वभौमिक, बड़े विचारों वाला, बड़ा पारदर्शी और सद्भावी, संभावी, सहयोगी और सौहार्द बनाइए, मेरा ऐसा मानना है। इन्हीं वक्तव्य के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आपसे लेता हूं इजाजत। कल पुनः आपसे मुलाकात होगी एक नवीन विषय के साथ। तब तक मैं लेता हूं आपसे विदाई। कल फिर होगी आपसे नई मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।